जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दीपक सर के YouTube चैनल में यानी कि मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आपको 12th क्लास के प्रकाशिकी सेक्शन का जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है उसके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और हल के साथ, जहां न्यूमेरिकलाइज क्वेश्चन आएगा वहां हल करके हम आपको विस्तृत समझाएंगे एकदम। इस पूरे वीडियो को अगर अच्छे से कोई देख लेता है, बढ़िया से समझ लेता है विस्तृत, तो एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के होते हैं और आप अवश्य उसे कर लेंगे। तो हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात और कि इस वीडियो को देखने वाले हर विद्यार्थी से हम ये इच्छा रखते हैं कि वो सभी लोग अभी फिलहाल में ही इस पूरे पाठ का बढ़िया से रिवीजन कर चुके हैं, क्योंकि तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है और अच्छे से इसे समझते भी हम लोग हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है आप जानते हैं, प्रकाश वर्ष जो होता है एक दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष यानी कि निर्वात में या खगोल में जैसे कि आकाश में अक्सर होता है, निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। एक लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर ये होता है। यानी कि प्रकाश एक वर्ष में इतना दूरी तय कर लेता है निर्वात में। तो ये एक तरह की दूरी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से आप देखते रहिए और पूरा वीडियो के लास्ट तक आप पहुंचिए ताकि आप इसको बढ़िया से समझ सकें। देखिए लिखा है कि समतल दर्पण, दर्पण कौन सा है? समतल की वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा है ना, किसमें से कौन सा वक्रता त्रिज्या होता है? तो देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात रही तो हम लोग बिल्कुल निकाल लेंगे अभी तुरंत इसको। एक समतल दर्पण हम मान लेते हैं, ये समतल दर्पण है, मान लेते हैं समतल दर्पण, और ये हो गया एक वस्तु, इसके सामने रख देते हैं। ठीक है, तो वस्तु अगर हम रखे हैं दर्पण से x दूरी पर, तो आप बता सकते हैं इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और जितना आगे वस्तु होता है ठीक उतने ही दूरी पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए हम लोग इसका कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग को जो निकालना है इसमें, देखिए यहां पर u का मान कितना दिया है? सामने की दूरी, वस्तु दूरी, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको इमेज कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट की दूरी x है, सामने है इसलिए -x लिखेंगे। और v का मान देखिए बाबू, v माने प्रतिबिंब दूरी। आप सीखे हैं कि प्रतिबिंब की दूरी यानी कि पीछे की दूरी जो होता है, अगर प्रतिबिंब दूरी पीछे है तो उसे हम लोग प्लस में लेते हैं, +x है ना। तो अब हम लोग को यहां से f निकाल लेना है। ये हमको u और v मिल गया, तो हम इसमें f निकालना चाहते हैं। तो f निकालने के लिए सूत्र हम लोग उपयोग करते हैं, दर्पण सूत्र। आप इस सूत्र को जानते हैं, ये सूत्र सभी प्रकार के दर्पण में एकदम लागू किया जाता है ना। तो देखिए बाबू, 1/में f बराबर 1/में u का मान आपको यहाँ पर रखना है, -x रखना है, अब प्लस v का मान इसमें +x यहाँ पर रखना है ना। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/f बराबर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ये प्लस में है, ये 0 हो जाएगा। जैसे ही 0, देखिए 0 कैसे हो रहा है ये, तो आप देख सकते हैं -1/में x प्लस 1/में x, एक कट करके 0 आ जा रहा है। तो 0 के नीचे हम लोग कुछ ना तो सपोर्ट के लिए 1 मान सकते हैं। और फिर देखिए इसको हम लोग और f बराबर निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, चाहे इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा आपका 1/में 0। इसके नीचे भी 1 होगा, लेकिन इधर का 1 को हम छोड़ देते हैं, 1 छिप जाता है और ये हो जाए कितना? अनंत। यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि इसका फोकस दूरी तो अनंत आ गया, इसका फोकस अनंत दूरी पर है। तो सोचिए इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी वक्रता त्रिज्या निकालेंगे आप लोग ना, तो होता है 2f। तो 2 और f का मान ये मतलब बोल रहे थे, f का मान तो अनंत आया है, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो कुल मिला के अनंत का दुगना करेंगे तो मतलब कि अनंत ही होता है ना। अब अनंत का दुगना बहुत ज्यादा अनंत नहीं होता, या जो समझिए अनंत का कोई सीमा ही नहीं होती है। तो देखिए समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या हम लोग निकालें, अभी कितना आया आपको? अनंत मिला, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग हर क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के करेंगे। देखिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, इसमें देखिए आवर्धन आपसे पूछ दिया, समतल दर्पण में आवर्धन पूछ दिया। तो देखिए समतल दर्पण में आवर्धन
एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए समतल दर्पण हो गया और यहां पर कोई वस्तु हो गया, तो देखिए अगर वस्तु की हाइट आपको x माना जाए, माना कि वस्तु की हाइट x है, तो जो इसमें फोटो बनता है ना वो भी उसी हाइट का बनता है। इसमें जो फोटो बनता है वो भी x ही हाइट का बनता है, यानी कि समतल दर्पण में सेम साइज का बनता है सब। तो देखिए h का मान आपको x हो गया और h डैश का मान यानी कि हाइट ऑफ इमेज x हो गया। तो आपको m पूछा है, तो m बराबर क्या होता है, h डैश बटे में h होता है। तो h डैश कितना आपका है, x है, और h कितना है, ये भी x है। तो इससे कटा देंगे हम लोग, कट सकता है ये, तो पूरी तरह कट के खत्म हो गया सब। तो एक बचा यहाँ पर ना, और एक प्लस में बचा कि माइनस में। जब कोई चीज नहीं है तब इसे प्लस समझते हैं, यानी कि इसका जो फोकस, इसका जो आवर्धन जो होता है वो कितना होता है, +1 होता है। यानी कि आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर होगा, है ना। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है, एक का मतलब कि एक गुना, एक गुना का मतलब होता है कि अगर वस्तु जितना बड़ा है उसी के साइज का फोटो बनेगा। एक गुना मतलब सेम साइज, दो गुना आता इसका मतलब कि डबल साइज का होता, तो 3 आता तो 3 गुना साइज का होता, लेकिन ये एक कह रहा है, एक मतलब सेम साइज को ये शो कर रहा है ना। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत अगर हो रही हो थोड़ी मोड़ी तो आप एक बार वीडियो को फिर से मतलब कि एक बार फिर से आप देख सकते हैं, उसको आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी समस्या तो हमें बताइएगा आप लोग। चलिए देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। महत्तम का मतलब समझते हैं, मैक्सिमम। महत्तम मतलब कि मैक्सिमम कह रहा है कि कहां पर इसका वेग मैक्सिमम होता है। तो सोचिए, हम लोग तो बहुत बार पढ़े कि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। निर्वात में सबसे तेज प्रकाश होता है चलना, प्रकाश का चाल। और हीरा में प्रकाश जो है ना एकदम स्लो मोशन में चलता है। हीरा में प्रकाश सबसे स्लो चलता है। जल में कुछ रहता है, कुछ हीरा से तेज रहता है, निर्वात से थोड़ा सा स्लो रहता है। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होता है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होता है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको हम, है ना। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होता है इसमें से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो सोचिएगा बढ़िया से, इसमें क्या होता है, इसमें ना आपका आंसर है आवृत्ति। आवृत्ति चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका चाल तो स्लो होता ही है, चाल स्लो होता है, जो आयाम है वो भी कुछ चेंज हो जाता है, आयाम, है ना। तरंगदैर्घ्य भी चेंज होता है, लेकिन आवृत्ति जो है ना वो चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर इसका हम चित्र बनाए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, तो इसमें ऐसा आ रहा है प्रकाश, इसमें प्रकाश ऐसे हो जाता है। एक तो चाल भी स्लो हुआ, दूसरे में तरंगदैर्घ्य जो होता है वो भी थोड़ा सा सिकुड़ गया, तो यहाँ पर कम हो गया, तो यहाँ पर चाल भी कम, तरंगदैर्घ्य भी कम हो गया। तो देखिए एक सूत्र होता है आवृत्ति के लिए, न्यू बराबर एक सूत्र होता है आपका, न्यू बराबर v बटे में लैम्डा, एक सूत्र होता है ना, न्यू बराबर v बटे में लैम्डा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें चाल जो है वो भी कम हो रहा है और जो तरंगदैर्घ्य है वो भी कम, और जब दोनों कम हो रहा है तो दोनों जब कम हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रह गया। क्योंकि इसे सोचिए, जैसे कि 8/8 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। मान लीजिए अगर मान लेते हैं कि घट रहा है 7, तो वैसे ही ये भी घट जाता है, जिसके चलते इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, अभी भी कटेगा तो 1 आएगा, दोनों घट गया तब भी इसका वैल्यू वही आ रहा है। यानी कि चाल भी कम होता है और तरंगदैर्घ्य भी कम होता है। कब? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित हो रहा है तब। एक माध्यम दूसरे माध्यम का मतलब ये होता है कि विरल से कहां जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। हम जो चित्र बनाए हैं उसमें यही दिख रहा है कि विरल से प्रकाश कहां जा रहा है, सघन में। अगर ये उल्टा होता, प्रकाश सघन से जाता विरल में, तब भी यही बात होता, दोनों के दोनों बढ़ते। कौन कौन बढ़ते? वेग भी बढ़ता, तरंगदैर्घ्य भी बढ़ता, जिसके चलते आवृत्ति नियत रहता। यानी कुल मिला के इसमें आवृत्ति बाबू नियत रहता है ना, केवल आवृत्ति ही नियत रहता है। इसमें कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, तो आवृत्ति हम लोग इसमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग c है। निर्वात यानी कि जहां पर हवा भी नहीं है वहां पर प्रकाश का वेग एकदम c है। तो कांच में जहां पर अपवर्तनांक दे रखा है उसमें मान बताना है। तो देखिए सूत्र होता है n बराबर c बटे में v, होता है ना। जहां पर n को मतलब बोलते हैं कि शीशा का अपवर्तनांक, ग्लास का, इस प्रश्न के हिसाब से। c यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, v यानी कि कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, यानी कि ये मान c रहेगा। कांच यानी कि 3/2 मतलब किसका अपवर्तनांक दे दिया आपको, ये दे दिया 3/2
2 और ये तो सी ही छोड़ दिया। और देखिए कांच में इसका मान होगा, इसका मान मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा, यानी कि प्रकाश का वेग पूछा, यानी कि vg आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो vg इंटू 3 करेंगे तो 3vg इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2c हो जाएगा। तो आपका जो vg आएगा यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू 3, यानी कि 2c बटे में 3, सॉरी 2c बटे में 3 आएगा आपका। तो आप देख सकते हो आप लोग ऑप्शन आपका कौन सा इसमें मैच कर रहा है, 2c बटे में 3 आपका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है यहां पर मिल रहा है। तो अच्छे से आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रश्न में आपको कहीं समस्या नहीं होगी। जहां भी दिक्कत हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर आप देख लीजिए, है ना। अगर आपको बढ़िया आता है थोड़ा सा वीडियो को आप तेजी से आप आगे बढ़ा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, इसमें ना हीरा का अपवर्तनांक को पहचानना है। ये वैल्यू आपको कांस्टेंट के रूप में लिखवाया जाता है क्लास में। तो ये होता है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यह अपवर्तनांक अक्सर होता है निर्वात का ना, या हवा का कभी कभी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में निर्वात का ले सकते हैं। ये जो होता है 1.5, ये आपका अपवर्तनांक किसका है, ये आपका अपवर्तनांक होता है कांच का होता है। और ये तो हीरा का अपना अपवर्तनांक हो ही गया। दूसरा बात यह है कि ये जो है ना, ये तो किसी का अपवर्तनांक नहीं, इतना अपवर्तनांक किसी का नहीं होता है, ठीक ना, वो अपवर्तनांक किसी का नहीं है। प्रश्न के अनुसार यही सही आंसर है इसका, ठीक ना, केवल वही होता ही है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई है। जरा समझिए, क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन ये भी दिया है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए कह रहे कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी, एक और ना शीशा की पट्टी हम ले लेते हैं, शीशा की पट्टी। देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन ये है। शीशा की पट्टी है, ये मान लीजिए शीशा की पट्टी दिया हुआ है, और शीशे की पट्टी में एन अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक कितना दिया, एन दिया है। इसमें पथ की लंबाई कितना है, टी है। मान लीजिए कि इसमें पथ जो रास्ता चल रहा है वो टी दूरी चल रहा है, इसमें टी दूरी चल रहा है ना। टी क्या एक तरह का है, इसका दूरी है ना, टी दूरी चल रहा है। तो टी का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई, इसी के तुल्य में देखा जाए तो निर्वात में पथ की लंबाई कितनी होगी, कर रहा है प्रश्न कि और निर्वात में हम देखें कि निर्वात में प्रकाश कितना चलेगा, यानी कि इसी के हिसाब से इसमें देखा जाए। निर्वात में इसकी पथ की लंबाई पूछा है। सोचिए यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल लाइट है, और लाइट को चलने के लिए बोला गया, और लाइट का जितना टाइम तक लाइट इसमें चला है, मान इसमें चला 3 सेकेंड तक, तो इसमें भी उसे 3 सेकेंड तक चलने को कहा जाएगा। तो बता सकते हैं आप कि किसमें अधिक दूरी चल पाएगा। स्पष्ट है, निर्वात में चाल तेज होता है तो ये लंबी दूरी तय करेगा, जबकि शीशा में चाल स्लो होता है प्रकाश का, इसमें कम दूरी तय करेगा। लेकिन यहाँ पर अधिक कम की बात नहीं, कंफर्म वैल्यू चूज करना उसमें हम लोग को। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें ना प्रकाश का चाल बताइए। तो प्रकाश का चाल के लिए जानते हैं कि एन बराबर होता है आपको सी बटे में भी। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें चाल कितना होगा, इसका अपवर्तनांक एन दे दिया है, निर्वात में सी होता है, एन इसका है, तो भी निकाल सकते हैं। तो भी निकाले तो इसमें भी कितना इसका आएगा, तो भी बराबर हो जाता है सी बटे में एन। इसको हल करेंगे, सी बटे में एन आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो इसमें ना आपका चाल मिल गया, दूरी मिल गया, समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होता है बताइए, समय बराबर होता है दूरी बटे में दूरी, समय बराबर होता है आपको दूरी बटे में चाल। तो देखिए आपका यहाँ पर जो समय है वो निकल गया तुरंत। दूरी कितना आपका है, टी दूरी है ना। चाल कितना इसमें है, तो इसमें चाल जो है ना प्रकाश का, इसमें जो चाल है सी बाई एन है। तो अब देख सकते हैं ये हल करने पर कितना आएगा, ये एन टी बटे में सी। तो देखिए आपको समय मिल गया, इतना समय तक इसमें प्रकाश चला है, इतने समय तक प्रकाश चला है। और आपको हम पहले ही बताएं कि जितना समय तक इसमें चला उतने ही समय तक इसमें चलने को कहा जाए, कि तुम निर्वात में चलो ठीक उतने ही समय तक। देखिए क्या होगा, यहां पर ना चाल कितना होता है, निर्वात में आपको चाल पता है ना, निर्वात में चाल पता है ना, कितना होता है, सी होता है। और देखिए इसमें समय कितना दिया हुआ है, समय आपको मिल ही गया, समय आपको कितना मिल गया, समय आपको मिल गया एन टी बटे में सी। तो इसमें तय की गई दूरी कितना होगा, दूरी यानी कि यही पथ की लंबाई कितना हो, पथ की लंबाई निकल रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना, चाल गुणे समय होता है। तो देखिए चाल कितना इसमें है, सी, निर्वात में चाल सी है, समय कितना लगाना है तो इसके इतना ही,
यानी यही एन टी बटे में सी, तो आप देख सकते हैं सी सी कट जाएगा, ये एन टी आपका रिजल्ट आ रहा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन 2018 में दिया हुआ था और उसके बाद भी पूछा हुआ है ये। तो एन टी होता है पथ की लंबाई, पथ की लंबाई का सूत्र क्या हुआ, अपवर्तनांक गुने दूरी, अपवर्तनांक गुने दूरी, जहां दूरी क्या है, इसके साथ में जो संगत माध्यम दे रहता है उसमें चली गई दूरी होता है, और इसके संगत जो पदार्थ है उसी का अपवर्तनांक ये होता है ना, और इसको गुना करने से निर्वात की दूरी निकलती है। समझिए आप ये कौन सा एनटी हम लोग का आंसर आया हुआ है, इसमें एनटी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, एनटी आपको यहां पर दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर इसका सही आंसर होगा आपका, है ना, बी नंबर। कोई दिक्कत हो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले कर दीजिए, एक बार फिर से वीडियो को पीछे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ निर्वात में जो होता है वो इसी के बराबर होता है, एन गुणे टी, यानी कि अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई होता है, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। देखिए यहाँ पर कहीं दिया है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग का। इसका क्वेश्चन जो है ए नंबर से, इसका कारण जो है ना, इसका जो कारण है वो प्रश्न संख्या वही 8 में आप देख सकते हैं। ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब पिछले प्रश्न में ही आपको हम दे चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर दिया हुआ है कि 1 म्यू 2 के बराबर होता है। आप सभी इसको अच्छे से जानते होंगे, 1 म्यू 2 यानी कि अपेक्षिक अपवर्तनांक के टॉपिक से इसको पूछा हुआ है। 1 म्यू 2 अपेक्षिक अपवर्तनांक एक तरह का है। पता है किसके सापेक्ष कौन होता है इसमें, 1 म्यू 2 का मतलब क्या होता है, 1 म्यू 2 का मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ऐसे होता है। मान लीजिए म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, तो इसमें प्रकाश जब ट्रेवल करता है तो इसके सापेक्ष इसका निकालना होता है, तो अब इसका उपयोग होता है। और उसमें क्या करते हैं, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं 2 का अपवर्तनांक, अब 1 के सापेक्ष तो 1 को नीचे रखते हैं, यही इसमें मेथड होता है। तो आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर सही हो रहा है। 2/1 किसमें, इसमें ना, ए में है। तो ये 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक हुआ, इसका उल्टा भी दिया जाता है, तो जहां रहता है वहां पर उसको उल्टा ही बनाते हैं। जैसे 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, तो वहां पर 1 ऊपर रहता है और 2 को नीचे लिखते हैं, लेकिन यहां पर तो नहीं ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यू जी इक्वल टू 3/2, है ना, यानी कि शीशा का एक तरह से दिया है, ठीक ना, अपवर्तनांक, ये पानी का अपवर्तनांक है, तो W म्यू जी पूछ दिया है, ये कितना होता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है भी है, जस्ट पिछला जो बताया ना उसी पर आधारित है, तो उसी पर आधारित है। जिसके देखिए म्यू है, इधर में W दिया है, इधर में G दिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसको ना हम लोग अगर अपेक्षिक अपवर्तनांक सिस्टम से बनाए तो कैसे होगा। स्पष्ट है कि म्यू जी अब बटे में कितना होगा, म्यू W होगा। तो म्यू जी का मान आपका कितना दिया है बताइए, म्यू जी का मान आपका दिया है 3/2 दिया हुआ है। म्यू W कितना दिया आपको, तो ये दिया है 4/3 दिया हुआ है। तो आप बनाओगे इसको तो 3/2, ये उल्टा करोगे तो 3/4 होगा। कुल मिला के आपका 9/8 इसका आंसर आएगा, यानी कि 9/8 यानी आपका सी नंबर ऑप्शन ये सही हो रहा है ना। देखिए अच्छे से समझते चलिएगा, बढ़िया से एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहां देखिए, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंग दैर्ध्य, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो कि जस्ट हम पीछे अभी तुरंत बात कर चुके हैं उसका हम। तो वो क्वेश्चन कैसे है, जिससे मान लीजिए कि यहां पर ऐसे दिया हुआ है और इसमें लाइट आ रहा है इस साइड से, इधर जा रहा है और कह रहा है कि प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में, ये शीशा है, ये जो है ना शीशा में प्रवेश कर रहा है, ग्लास में शीशा में प्रवेश कर रहा है, तो इसका तरंगदैर्ध्य पूछा गया है। देखिए इसमें तरंगदैर्ध्य बड़ा बड़ा होता है क्योंकि अभी ये विरल में है, एक तरह से हवा में है या विरल में है, ऐसा हम सोच सकते हैं, विरल में है। अब ये जा रहा है शीशा में, तो सघन में जा रहा है, तो सघन में अक्सर चाल कम होने के चलते ये थोड़ा सा दब जाता है, संकीर्ण हो जाता है ये, तो इसमें इसका जो है तरंगदैर्ध्य कम हो गया। देखिए इसमें तरंगदैर्ध्य जो है ना इतना बड़ा है, इसमें तरंगदैर्ध्य छोटा हो गया। इसके बारे में हम अभी तुरंत पीछे वाले क्वेश्चन पे एक आया था, वहां बात किए हुए थे। तो क्या पूछा है, टिक कर दीजिए। प्रवेश करती है सघन में, जैसे ही जाएगा तरंगदैर्ध्य उसका घटेगा। एकदम स्पष्ट है कि तरंगदैर्ध्य क्या होगा, इसमें घटेगा। देखिए एकदम बढ़िया से बने रहिए अंत तक, और देखिए आपको एक एक क्वेश्चन का एकदम जोर से बताएंगे, आपको कहीं दिक्कत होगी नहीं आपको कभी भी। देखिए इसमें दिया 13 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग अब। निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य होगा। जरा सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात से 6, जैसे देखिए यहां पर एक माध्यम है और प्रकाश आ रहा है निर्वात में से। प्रकाश कहां से आ रहा है, निर्वात में से आ रहा है, और निर्वात में
निर्वात में इसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। इसका 6000 एंगस्ट्रॉम इसका दिया है ना। प्रकाश एक वर्णी प्रकाश मतलब इसमें सिंगल कलर है, इसमें दो रंग का मतलब कलर नहीं है, केवल सिंगल कलर से ये बना हुआ है। जैसे इसमें प्रवेश करेगा ना तो इसका क्या होगा? इसका तरंगदैर्ध्य कितना स्पष्ट है कि घटेगा तरंगदैर्ध्य। इसमें तरंगदैर्ध्य को लैम्ब्डा डैश माना जाए और इसका पूर्णांक दे रखा है 1.5। तो सोचिए इसमें कितना हो जाएगा? 1.5वां भाग ना इसमें रह जाता है, यानी कि कम रह सॉरी हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो तरंगदैर्ध्य नया होता है वो इसके तरंगदैर्ध्य का 1.5वां से भाग करने के बराबर बचता है। यानी कहने का मतलब ये है कि नया लेमडा बराबर जो लेमडा निर्वात में है उसका n से डिवाइड 1/n कर सकते हैं उसको। तो ये कितना दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है ना आपका, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है आपका, और फिर n का मान आपको दे रहा है 1.5। इसको आप भाग दे दीजिएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा कितना? इसको आप भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना आएगा? 6000। हाँ बहुत आसान है, आप अपने से भी इसको कर सकते हैं हल। 10/15 कर सकते हैं। 15 चौके 60, 400 इस तरह से आ रहा है 4000 इसमें एंगस्ट्रॉम यहाँ पर रहेगा तो यहाँ भी एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कुल मिला के 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन इसमें दिया होगा 4000 एंगस्ट्रॉम, ए नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक ना। तो ए नंबर, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग स्पष्ट एकदम तरीके से एक बार फिर से रिप्ले कर सकते हैं वीडियो को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए कांच से हवा में प्रवेश करते समय, कांच से हवा में प्रवेश कर रहा है लाइट, तो क्रांति कोण सबसे कम होता है। देखिए अब तो क्वेश्चन आ गया क्रांति कोण का। आप जानते हो कि नहीं क्रांति कोण कब होता है? क्रांति कोण कब होता है जरा सोचिए और एक बार बताइए, हम सुन रहे हैं आपका जवाब। एक बार बताइए हमको, जल्दी से बताइए क्रांति कोण किसे बोलते हैं हम लोग? क्रांति कोण की स्थिति क्या होती है? देखो हम बताते हैं तुमको। देखिए आप जो बताए हैं सही बताए हैं। देखिए कांच से हवा में जा रहा है प्रकाश, नीचे मान लो कांच, नीचे क्या है? कांच, ऊपर क्या है? हवा। देखिए लाल रंग के लिए, किसके लिए? लाल रंग के लिए इसमें कह रहा है क्रांति कोण किसके लिए सबसे कम होता है? एक दिया लाल रंग के लिए कम होता है, एक हर रंग के लिए। देखिए हम सबके लिए बारी बारी से बात कर दे रहे हैं। देखिए प्रकाश, जैसे कि आप लोग अभी सुन रहे थे कि प्रकाश हमेशा क्रांति कोण की स्थिति में किधर जाता है बताइए? सघन से विरल के तरफ। तो लाल रंग को माना यहां पर कांच सघन है तो सघन से उसको भेजेंगे विरल के तरफ, तो ये विरल में निकलेगा तो ये अभिलंब होता है, तो अभिलंब से कुछ दूर ऐसे हट जाता है हल्का सा। लाल रंग का ये बिहेव हुआ, ठीक ना, ये लाल रंग का गुण हो गया। अब आप देखिए हरा पीला बैगनी सबको कह दिए, तो देखिए हम पीला रंग को बनाते हैं, पीला रंग और बनाएंगे, पीला रंग को और इसी हिसाब से भेजें तो उसका बिहेव कैसे होता है? पीला रंग हल्का सा इससे ज्यादा मुड़ता है, पीला रंग इस पथ पर पहुंचता है। अगर हम खींचे इसी में हरा रंग खींचे तो हरा रंग जो है ना वो कुछ इस तरह से इसमें जाता है, हरा रंग इन दोनों से थोड़ा सा और अधिक मुड़ता है, हरा रंग का ये बिहेव होता है ना। अगर हम बैगनी रंग खींचे तो आप सब जानते हैं प्रिज्म में कि प्रिज्म में बैगनी रंग कहाँ आता था? बैगनी रंग डायरेक्ट मतलब कि अधिक मुड़ता है बैगनी। यानी कि आप सोचिए क्रांति कोण पूछा है, क्रांति कोण कहाँ का कोण होता है? क्रांति कोण सघन माध्यम का आपतन कोण होता है, यहाँ का कोण होता है क्रांति कोण। लेकिन अभी थोड़े ना क्रांति कोण है। क्रांति कोण कब माना जाता है? जब इधर का कोण अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। तो बताइए अपवर्तन 90 डिग्री किसका जल्दी होगा? इसका जल्दी 90 डिग्री होगा कि इसका 90 डिग्री जल्दी प्राप्त करेगा? हम इसको ऊपर की ओर करेंगे तो ये सब नीचे की ओर जाएंगे। तो जैसे ही ये पहुंचेगा यहाँ पर, जैसे ही ये सबसे पहले यहाँ पर कौन पहुंचेगा? ये ना, तो सबसे पहले क्रांति की स्थिति इसको प्राप्त होगी, तो उसके लिए क्रांति कोण पहले मिलेगा। लाल के लिए सबसे लास्ट में मिलेगा, लाल के लिए चौड़ा कोण हो जाएगा ना तब लाल पहुंचेगा यहाँ पर। तो सोचिए आपसे पूछा क्या है कि सबसे कम क्रांति कोण किस रंग के लिए होगा? तो वो बैगनी ही होगा। बैगनी पहले ही क्रांति की स्थिति प्राप्त करता है, बैगनी के लिए क्रांति कोण कम होता है, बैगनी के लिए क्रांति कोण कम होता है। यहाँ पर हम लोग को टिक करना होगा ऑप्शन, यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है ना, डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो रहा है। बैगनी रंग पहले क्रांति की स्थिति पाता है, इसलिए बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण का मान क्या होता है? क्रांति कोण का मान कम होता है ना। तो इस तरह से हो गया। देखिए 14 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। समझिए यहाँ पर माध्यम 1 से कहा जा रहा है
माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाला प्रकाश के लिए क्रांति कोण थीटा है। फिर क्रांति कोण की बात आ गई। जब भी क्रांति कोण की बात आती है तो हम लोग सघन और विरल का निर्माण करके सोचते हैं, सघन और विरल का निर्माण करके सोचते हैं, सघन और विरल। देखिए माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली, सोचिए अगर ये सघन तो इधर से उधर लाइट हम ले चलेंगे, इसको 2 माध्यम मान लेते हैं, इसको 1 माध्यम मान लेते हैं। एक क्रांति कोण दे दिया है थीटा, क्रांति कोण पर लाइट जा रहा है। इसे मान लीजिए कि ऐसे एक प्रकाश गया है और ये प्रकाश जो गया है ना वो क्रांति कोण पर ही गया है, यानी कि यहाँ का जो कोण है ना वो आपका IC या C कहते हैं इसको। चलिए हम छोटा अक्षर से दिखाते हैं, IC नहीं C से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्रांति की स्थिति बजाने का मतलब ये हुआ कि ये चल रहा होगा इसके सतह के अनुदिश, तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री बना होगा, ठीक है। थीटा है, यहाँ पर कोण जो है ना C का मान दे दिया थीटा, C का मान कितना दिया है, थीटा दिया है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, देखिए माध्यम 1 में, इसमें प्रकाश का वेग ना कितना दिया है, भी दिया है। तो क्या पूछा है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा, तो माध्यम 2 में प्रकाश का वेग होगा। माध्यम 2 कौन सा है इसमें, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली। ध्यान दीजिए थोड़ा सा हम इसमें चित्र में रंग किए हैं, माध्यम 1 से माध्यम 2 में ऐसे लाइट अगर बनाए हैं तो इसको हम माध्यम 1 मानेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ, अभी कैसे हो गया, ये 1 और ये क्या मान लेते हैं हम 2। 1 से लाइट कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है, ऐसे लाइट जा रहा है 1 से 2 में। और प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग कितना है, 1 में भी है। यानी कि आपका जो ये वैल्यू है यहाँ पर नहीं होकर के बल्कि यहाँ पर आपका V1 का मान दिया है कितना, V। तो क्या पूछा है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा, माध्यम 2 इसको बोलते हैं, ये माध्यम 2 है, इसमें प्रकाश का वेग आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्रांतिक कोण का सूत्र अगर आप जानेंगे तो आप बना सकेंगे, आप पढ़े हैं अच्छे से तो आप जानते हैं साइन C बराबर होता है, वेग के लिए होता है V सघन बट्टे में V विरल होता है, ऐसे इसका होता है। अपवर्तनांक के मामले में ना ये उल्टा होता है, अपवर्तनांक के मामले में तो होता है आपको साइन C का मान दिया है थीटा, V सघन में चाल बताइए, सघन में चाल तो आपका भी दिया हुआ है। अब विरल में चाल आपका पूछा है, उसको V2 माने हैं हम, वो पूछा हुआ है, V2 निकालना है आपको, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, V बटे में ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। कुल मिलाकर वो V बटे में V2 बराबर, इसमें चाल V बटे में साइन थीटा बराबर, इसे भी कौशिक भी कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन आपका यहीं से मिल जा रहा है, V बटे में साइन थीटा, यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जा रहा है। देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको आप लोग अच्छे से दोबारा में हम उसको ठीक कर दिए हैं, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग का देख रहे हैं हम लोग, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण। देखिए हीरा के लिए क्रांतिक कोण पूछ दिया, अब एक बार अपवर्तनांक पूछा था, अभी क्रांतिक कोण पूछ दिया। तो हीरा के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, सबसे कम, क्यों, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है उसी में लाइट सबसे ज्यादा मुड़ता है, तो ज्यादा मुड़ेगा तो पहले इसमें क्रांति की स्थिति पा जाएगा, इसलिए हीरा चमकता भी है। इस पे कई क्वेश्चन भी पूछता है हीरा क्यों चमकता है, तो ऐसे हम लोग बताते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, कांच के लिए क्रांति कोण होता है। देखिए कांच के लिए पूछ दिया है कि शीशा के लिए आप बताइए क्रांति कोण। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, कांच के लिए तो वैल्यू थोड़ा सा ध्यान पर रखने की चीज है, कांच के लिए पूछा हम लोगों से, तो कांच का क्रांति कोण आपका स्पष्ट है कि ये 48 डिग्री होता है आपका जल के लिए, यही होता है कांच के लिए, है ना। इसे 41 दशमलव कुछ है, लेकिन हम लगभग में उसको टिक कर सकते हैं क्योंकि आसपास में और कोई नहीं है, वही लगभग में भी है ना। तो कांच के लिए क्रांति कोण आपका आ गया कितना, 42 डिग्री आपका कांच में क्रांति कोण होता है ना। ये किसी क्रांति कोण अभी माध्यम का फिक्स नहीं, ये तो है जल का। चलिए थोड़ा सा आप लोग वैल्यू ध्यान रखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू है ना उसका एक लिस्ट बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए पूरा, मतलब कि बढ़िया से पढ़ने के लिए, ताकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन में एकदम काम कर जाए, वैसा एक लिस्ट रखिए कांस्टेंट चीजों का हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, सोचिए जरा सा। ऑप्टिकल फाइबर आपको हम क्लास में दिखाए थे, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो इस तरह का होता है। ऑप्टिकल फाइबर में 2 लेयर होता है, एक भीतरी लेयर एक बाहरी लेयर, जिससे हम कहते हैं ऊपर को बोलते हैं क्या चीज, ऊपर को बोलते हैं हम लोग आच्छाद बोलते हैं, आच्छाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भीतर के माध्यम को, इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि लाइट किस नियम पे चलता है, ये पूछ दिया इसमें सवाल आपका, तो स्पष्ट है कि लाइट जब इसमें जाता है ना तो यहाँ भी थोड़ा सा मुड़ता है ऐसे, और फिर यहाँ पर क्या होता है हाल इसका
कि ये लाइट यहाँ पर कोर से जा रहा है आच्छाद की तरफ। सोचिए आच्छाद पूरे चारों तरफ होता है, तो होता क्या है कि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसका अपवर्तनांक कम होता है। तो ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक यानी कि सघन से विरल में जाएगा तो यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण मतलब कि पूरा लाइट लौटता है, 100% लाइट यहाँ रिटर्न होता है और यही प्रोसेस आगे तक चलते रहता है। पूरा इंटरनेट सिस्टम आजकल इसी सिस्टम पर काम कर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? देखिए तो पराकिरणन इसमें नहीं होता है। अपवर्तन दिया, अपवर्तन यहाँ पर होता है, अपवर्तन हो रहा है। वर्ण विक्षेपण इसमें माइनर होता होगा। पूर्णांतरिक परावर्तन, हाँ मेन पूर्णांतरिक परावर्तन है। ये जो काम कर रहा है, जो लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जा रहा है, यानी कि समुद्र में केबल बिछाए गए हैं और समुद्र में केबल बिछाए गए हैं तो भारत से कोई भी मैसेज अमेरिका तक तुरंत पहुंच जा रहा है। उसका जो मेन योगदान है तो इस घटना का योगदान है। इस घटना के चलते ऐसा होता है। इसका मेन आंसर होगा आपका पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। ऐसे अपवर्तन भी इसमें थोड़ा थोड़ा होता होगा, होता भी है, अपवर्तन ही तो यहाँ पे हो रहा है और क्या। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किसी द्विउत्तल लेंस, किसी द्विउत्तल लेंस दिया यहां पर है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको हम लोग। देखिए किसी द्विउत्तल लेंस दिख रहा है आप लोग को ना, कोई दिक्कत हो रही है? देखिए हम पढ़ दे रहे हैं, किसी द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या कितना है? 40 सेमी है। यहां R2 नीचे रहता है, 40 सेमी उसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 3/2 है। इनकी क्षमता होगी। जरा सोचिएगा कैसे क्वेश्चन कर दिया आपसे और क्या क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। ऐसे एक उत्तल लेंस होता है, ऐसे उत्तल लेंस होता है ना। इसके सतहों के जो गोला है तो उसके अपने अपने सेंटर होते हैं। तो देखिए पहला गोला किसको मानते हैं? जब लाइट इधर से चलेगा, लाइट इधर से चलेगा तो सबसे पहले इस पर जाएगा, इसको फर्स्ट मानते हैं। इसका गोला किधर बनेगा? इसका गोला इधर बनेगा, इस सतह का गोला इधर बनेगा। तो इसका केंद्र को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सेंटर और इसी के त्रिज्या को बोलते हैं R1। किसको बोलते हैं? क्या चीज? R1। अब लाइट यहां से यहां जब पहुंचता है तो ये सेकंड सरफेस है, तो इसका गोला इधर बन सकता है, तो इधर बनेगा। तो इसके त्रिज्या, इसका केंद्र यहां होगा, मान लीजिए इसको दूसरा केंद्र कहते हैं। इसकी दूरी को R2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R2। ध्यान रखिए बढ़िया से। अवतल लेंस के स्थिति में ना R1 R2 क्रमशः, R1 इधर होता है, R2 उधर होता है। देखिए आपको इसलिए विस्तृत बता रहे ना कि आप लोग क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, वो क्वेश्चन की संख्या लिमिट नहीं होती है। आप लोगों को तरीका बताना चाहते हैं हम, तरीका पूरा का पूरा वीडियो में से सीख लीजिए, फिर देखिए आपसे बोर्ड का क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट। देखिए दिया R1 R2 का मान दे दिया आपको 40। देखिए अब R1 का मान कितना दिया आपको? R1 तो इधर ना है, तो इधर के देखिए आपतित प्रकाश के दिशा में जाएंगे, यानी कि इधर जाएंगे तो प्लस में होता है, तो ये हो गया प्लस 40 सेंटीमीटर। आपका R2 का मान कितना हो जाएगा? R2 का मान इस साइड में ना है, तो R2 का मान ले लेंगे हम लोग -40 ले लेंगे, ठीक है। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, जो लेंस बना है जिस मटेरियल का, उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। ये n कितना दिया है? 3/2 दिया हुआ है ना। तो अब क्या पूछा है इसमें? तो इसकी क्षमता होगी, क्षमता पूछ दिया है। तो देखो अब क्षमता पूछ दिया ये, तो पहले तुम लोग को फोकस निकालना होगा। फोकस निकालेंगे फिर ये क्षमता निकल जाएगा। तो देखो पहले फोकस निकालते हैं इसका हम। देखो 1/f बराबर ये हो जाएगा, होता है μ2, ऐसे होता है। इसमें तो मान लो कि हम n माने हैं तो हम इसमें n ही लिखते हैं। n देखिए n-1 और 1/में R1 माइनस 1/में R2। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 1/में f, फोकस निकाल रहे हैं पहले हम। यहां पर वास्तव में n2/n1 होता है, तो n2 होता है लेंस का। लेंस का कितना दिया है? 3/2 दिया है। नीचे में n1 होता है, तो n1 का मान बाहर का माध्यम लिया जाता है। तो बाहर का माध्यम यहां पर कुछ जिक्र नहीं किया, तो हवा समझते हैं, और एक रखेंगे तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए यही सूत्र हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। तो देखिए 1/में R1 का मान आपका दे दिया, कितना दे दिया? 40 दे दिया। R2 का मान कितना दे दिया आपको? -40 दे दिया है, तो -40। बस इसी को हल कर देना है। 1/f बराबर ये आपका कितना हो जाएगा? 3 - 2/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/40 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/40 आपका होगा यहाँ पर फाइनल आंसर। आंसर नहीं, अभी फोकस अभी निकलेगा हम लोग का। तो फोकस अभी आपका कितना आ रहा है? फोकस कितना आ रहा है? फोकस से 1 से गुना करते फोकस 1 से 40 में, ये 40 सेंटीमीटर आपका ये रिजल्ट आपका आ रहा है। अब देख सकते हैं स्पष्ट कि फोकस आ गया प्लस में, यानी उत्तल लेंस का होता है ये प्लस में। तो हम लोग को अब क्या निकालना है? इसमें क्षमता निकालना है। तो क्षमता का सूत्र बता दीजिए। P बराबर क्या होता है? P बराबर
अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100 बटा में f होता है। अगर ये मीटर में रहता तो यहाँ 1 बटा में f लेके चलते हैं। तो देखिए 100 बटा में f का मान कितना आपका है 40 है, तो ये कटा सकते हैं हम लोग। तो ये आपका आ जाएगा कितना 2 और ये 5, 5 बटे 2 हम कर सकते हैं 2.5 है ना, 2.5 हो जाएगा, 2.5 डायप्टर। ये प्लस में है तो समझ लीजिए कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस में होती है। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट देते चले, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, लाइन से आप देखिए और समझते चलिए बढ़िया से, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत कहीं भी ना हो, थोड़ी भी दिक्कत ना हो आपको। और ये बड़ा लगा होगा तो इसका एक शॉर्ट रास्ता भी है, इसका एकदम शॉर्ट रास्ता एक ट्रिक भी है, उस तरह से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। सूत्र होता है P बराबर इसका हो जाएगा 2 × n-1 बटे में R गुने 100। ऐसे ये ट्रिकली बन सकता है सवाल। देखिए तो 2 × ये कितना दिया है आप 3/2 दिया था आपका, n-1 है बटे में कितना दिया है R यहाँ पे कर देते हैं और गुणे यहाँ पे कहते हैं 100। तो आप बनाओगे ना तो जल्दी बन जाएगा। 2 × ये घटाओ तो 3 - 2 तो 1/2 आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर क्या दिया है R का मान यहाँ पर रखना है, R का मान हम लोग वहां पर नहीं रखे अभी, तो R का मान कितना रखना है इसमें, R का मान आपका दिया है 40 दिया है, तो आप 40 रखोगे गुने 100 करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। देखो एकदम जस्ट आ रहा है 10 बटा ये 4 हो जाए तो 2 और ये 5 कटने पर फिर तुम्हारा एकदम आ जाएगा तुरंत, डायरेक्ट लास्ट आंसर सीधे आएगा। तो 5 डायप्टर। देखिए ये सब तो ट्रिक है, लेकिन ट्रिक से अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग तरीका होता है। लॉन्ग तरीका का अधिक रिवीजन करिएगा तो आपको बेसिक बात एकदम बढ़िया समझ में आएगी। ट्रिक से कुछ बातें छुप जाती हैं इसमें, है ना, इसलिए ट्रिक से बढ़िया होता है आपका मेन सूत्र होता है। तो चलिए ट्रिक, लेकिन आप ध्यान रखें तो आपको सवाल जल्दी से हो सकेंगे आपसे। कंपटीशन के लिए अक्सर एक अच्छा काम करते हैं ट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयोतल लेंस है। उभयोतल लेंस देखिए नया नया नाम दे रहा है। आप तो उभयोतल लेंस समझते हैं किसे बोलते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं। और देखिए उत्तल लेंस का अपवर्तनांक दिया है 1.5 अपवर्तनांक दे रखा है। तो n का मान म्यू, इसमें म्यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू भी होता है n भी होता है, ये दे दिया 1.5। प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। तो हम लोग उत्तल लेंस का कंसेप्ट यही पढ़े हैं। R1 का मान प्लस में होता है, उस उधर होने के चलते +20 कर दीजिए। R2 का मान कितना कर दीजिएगा, R2 का मान कितना कर दीजिएगा बताइए, इधर होता है तो -20 कर दीजिए। और क्या लेंस की क्षमता है, क्षमता पूछे, जस्ट वही क्वेश्चन है। अभी तो हम उससे क्वेश्चन बनाए भी हैं तुरंत और ट्रिक भी दिए हैं। चलो हम यहाँ पे ट्रिक से बनाते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से हम एक बार बना चुके हैं इसको, और इसको नहीं बल्कि पिछला क्वेश्चन था, खैर इसको हम ट्रिक से बनाते हैं। इतना गुने 100 कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 1.5 - 1 कर देते हैं और बट्टे में आपका कितना हो जाएगा बाबू, R का मान ये मांग रहा है ना, R का मान 20 रख देते हैं, आई रख देते हैं कितना 100, तो कर देंगे 20 × 5 = 100 हो जाएगा 5। और इधर का देखते हैं क्या आता है, 2 - 0.5 करेंगे, नहीं ये घटाएंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा घटाओ तो 0.5 आएगा, तो उसको 5/10 कर सकते हैं। हाँ सोच लीजिए बढ़िया से। अब गुने यहाँ पका दिया है 5 बच गया, तो 2 से घटाओगे आप लोग तो 2 × 5 = 10, 5 × 5 से कट गया, ये तो लास्ट 5 ही बच गया, यानी 5 डायप्टर इसका लास्ट आंसर होगा। आंसर प्लस में आ रहा है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता कहलाएगा। उत्तल लेंस है भी ये, तो +5 डायप्टर आपका दिया है A नंबर ऑप्शन पे, आप A नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आप एकदम बढ़िया से करिए क्वेश्चन, जो भी पढ़िए डीपली पढ़िए। डीपली पढ़ने से क्या होता है कि कोई भी दिक्कत आपको कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन इसी तरह का रहता है। और इतना देखने के बाद आप गारंटी हम देते हैं कि आप एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन भी अच्छे से आप कर सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत होगी ही नहीं। देखिए लिखा है कि जब एक अभिसारी लेंस को पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर के अपवर्तनांक में रखा जाता है, जहां n द्रव बराबर n लेंस है, तो लेंस की फोकस, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग जादूगर लोग इसका उपयोग करते हैं क्वेश्चन का, लेंस को छिपा देता है लोग। हाँ देखिए क्या होता है, एक अभिसारी, देखिए अभिसारी लेंस मतलब भी उत्तल लेंस होता है, समझ लीजिए। उत्तल लेंस को कई नाम से दे रहा है, ये भी उत्तल लेंस ही है। उत्तल लेंस को पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर, जिसका इतना, जिससे मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया, इसका जितना अपवर्तनांक है, जितना इसका n है, जो भी n इसका मान लो 1.5 है, तो क्या किया गया कि पदार्थ को, अभिसारी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक की, जितना इसका अपवर्तनांक है ना, उसी का अपवर्तनांक वाले द्रव में इसको रखा गया। देखो एक यहाँ पर द्रव कर लेते हैं, इसी में इस लेंस को रख दिया गया है ना, मतलब कि इस लेंस को इसी के भीतर रख दिया गया। तो रखने से क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी बताना है, अब तो फोकस बताना है इसका,
तो सोचो क्या कह रहा है, लेंस का अपवर्तनांक n है, तो इसको ना n ही अपवर्तनांक में रखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है n द्रव बराबर n लेंस, यानी कि जो इसमें द्रव है ना, जो जिस द्रव में इसको डुबोया गया है, जिस द्रव में इसको डुबोया गया है उसका भी n ही है, इसका भी n ही है। तो पूछा है फोकस दूरी, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। सूत्र हम लोग का होता है 1/f बराबर म्यू माइनस, देखो वास्तव में ऐसे सूत्र होता है, हम बताएंगे आपको, n2 बटे में n1 माइनस 1 और 1 बटे में r1 माइनस 1 बटे में r2, ये होगा आपका सूत्र। तो आप मान रखिए इसमें n2 का मान, वो भी n है, लेंस का, ये लेंस का होता है n है। आइए होता है लेंस के बाहर क्या है, तो वो भी n ही है, -1 और 1 बटे में r1, 1 बटे में r1 कह रहा है, तो इसका हम क्या करें, इसको ऐसे ही छोड़ देता है, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए क्या होगा इसमें, n तो आपका ये क्या होगा, एक हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो गया, और 0 से इसमें गुना करोगे तो लोग, 0 से गुना हम लोग करेंगे इसमें, तो कितना आएगा बताओ, तो इस सबको खत्म कर देगा, 0 से गुना करोगे तो बचेगा, सब नहीं बचेगा। यानी कि हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या कि 1/f बराबर तुम्हारा आया 0, 0 के नीचे 1 मान सकते हैं, और इसको उल्टा कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के अनुसार इसको उल्टा करोगे ये भी उल्टा होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वो भी हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 1 बटे में 0, और जब तुम इसको लेके चलोगे देखो बाबू, f बटा में 1 का f होगा, 1 बटा में 0 जो है ना वो अनंत कहलाता है, 1 बटा 0 को अनंत कहते हैं। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, बहुत ही विशाल हो, उसका विशालता का माप ही ना हो। तो फोकस इसका कितना हो रहा है बाबू, अनंत। फोकस कितना हो रहा है, अनंत। या क्या पूछे, फोकस दूरी, यहाँ अनंत, अनंत यहाँ पर लिखा है, न यहाँ पर है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, सही से देख लीजिएगा, इसको अनंत है, हम बोल भी रहे हैं इसको, ये अनंत लिखा हुआ है, अनंत। छोटी पर शून्य नहीं है, ऐसा नहीं अपवर्तित नहीं, शून्य हो जाएगी, ये भी बात नहीं है। फोकस इसका अनंत हुआ, ठीक ना। तो ये अनंत फोकस का यहाँ पर रिपोर्ट मिल रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप इसको एकदम याद कर लीजिए। जब भी किसी लेंस को, जितना लेंस का अपवर्तनांक है उतने ही अपवर्तनांक में रखेंगे तो उसकी फोकस दूरी खत्म, उसकी फोकस दूरी बिल्कुल समाप्त। इसमें से प्रकाश गुजारोगे ना तो प्रकाश मुड़ेगा भी नहीं, उस प्रकाश को ऐसा लगेगा ना कि इसमें कोई लेंस नहीं है, ऐसे में लेंस छिप जाता है। लेंस के छिप जाने से जादूगर लोग इसका उपयोग करते हैं, किसी लेंस को लेंगे, डाल देंगे पानी में, गायब, कहते हैं कि लेंस ढूंढो, देखने वाला कहता है कि इसमें लेंस नहीं है, रोमांचक लोग कर देते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लगता है कि उसी टाइप का क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन कैसा बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है और जस्ट वैसा ही है। देखिए एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। देखिए वही क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस को लेकर के और डुबो दिया गया ऐसे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक जो है ना लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। स्पष्ट है कि इसका फोकस अनंत होगा, कोई दिक्कत है, यानी कि जितना इसका अपवर्तनांक है उतना ही अपवर्तनांक इसके बाहरी माध्यम के द्रव का है, तो स्पष्ट है कि फोकस कितना होगा, अनंत। हम तुरंत इसे पिछले क्वेश्चन में इसको विधिवत समझाएं, विस्तृत एकदम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक लेंस जिसका अपवर्तनांक दे दिया यहाँ पर का नाभ्यांतर, देखिए नए नए शब्दों से भी क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करते हैं लोग बोर्ड में। नाभ्यांतर का मतलब आपको हम बताते हैं, इसका मतलब फोकस होता है। आगे से ध्यान दीजिए, जहां भी आए उसका मतलब आप समझ लीजिए फोकस होता है ना। एक लेंस है जिसका फोकस, जिसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ हो, 1.5 दिया हुआ है। हवा में नाभ्यांतर हवा में 20 सेमी है। इसका नाभ्यांतर माने इसका जो फोकस है ना वो कितना है, 20 सेमी है। 20 सेमी इसका फोकस यहाँ तक, यानी यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक जो है ना, जिसका एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, 5 है, हो जाता है। देखो तो जस्ट वही क्वेश्चन है ये, आप थोड़ा सा समझे होंगे, इसको इसी में रख दीजिए, इस माध्यम में कह रहा है कि इसको ना एक माध्यम में अपवर्तनांक बताइए जिसका अपवर्तनांक वही है जो कि इस लेंस का है। तो स्पष्ट आप देख सकते हैं कि ये ऐसी स्थिति में फोकस अनंत हो जाता है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फोकस कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका फोकस बिल्कुल अनंत। इसको तुम लोग सोल्व भी कर सकते हो, जैसे कि हम अभी ऊपर में क्वेश्चन सोल्व किए, जस्ट उसी तरह से इसको सोल्व कीजिएगा, तुरंत आपको आंसर मिलेगा इसका अनंत, है ना। इसका आंसर अनंत है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोग इसका तरीका समझिए, तरीका समझ जाएंगे तो वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे तो समय बच जाते हैं। इसीलिए हम हर क्वेश्चन को डीपली समझा दे रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसमें छूटा ही नहीं, आपको आपसे छूटे ही नहीं, वो उस टाइप का रहे। तो
देखिए ये भी ना अभी फिलहाल प्रश्न पूछा हुआ है, अभी फिलहाल पिछले वर्ष में दिया हुआ था और बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। देखिए यदि कांच के एक लेंस को, लेंस किस चीज का है, कांच का लेंस है, कि हवा में फोकस दूरी एफ है। देखिए हम समझाते हैं आपको, ये कांच का एक लेंस है, ये कांच है, ये लेंस है, और ये किस चीज का बना है, कांच से बना है। कांच मतलब शीशा से बना है। तो कांच के लिए ना अपवर्तनांक कितना होता है, जब भी कांच कह दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि उसका n का मान कितना होगा। उसके लिए अपवर्तनांक होता है 3/2, ठीक ना। तो ये लेंस बना है इसी अपवर्तनांक से। अक्सर हम इसको n2 से दिखाते हैं इस सूत्र में, जो आगे हम लोग दर्पण सूत्र लेते हैं, दर्पण सूत्र सॉरी लेंस मेकर सूत्र, उसमें हवा में फोकस दूरी एफ है। इसका फोकस दूरी जो है ना हवा में कितना है, देखिए कह रहा है कि हवा में ना, देखो इस क्वेश्चन को दो भाग में बनाया वो। इस लेंस को अगर बाहर हवा है उसमें रख रहे हैं तब इसका फोकस दूरी कितना आ रहा है, इसका फोकस दूरी कितना आ रहा है, एफ ए आ रहा है। इसका फोकस दूरी एफ ए है। एफ ए फोकस दूरी कब है, जब ये हवा में है तब। हवा में होता है तब अपवर्तनांक कितना होता है बताइए, अपवर्तनांक किसका 1 होता है जनरली। लेकिन अब कह रहा है इसी को कि एफ ए हो और पानी में एफ डब्ल्यू हो। कह रहा है कि इसी को हवा में, अब इसी को रख दीजिए किस में, पानी में रख दीजिए। कह रहा है कि इसको पानी में, बताओ पानी इससे लेकर के जैसे भी उसमें लेंस को डुबो दिए। कौन लेंस, यही लेंस जो कि शीशे का बना हुआ है, डुबो दिए इसमें। अब बताना है कि इसमें फोकस अगर इसका एफ डब्ल्यू, इसमें फोकस कितना हो, एफ डब्ल्यू हो, तो इन दोनों में रिलेशन बताना है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और हम लोग इसको अभी तुरंत अच्छे से समझेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले हम इसको हवा के सिचुएशन में काम कर रहे हैं, तो इसमें होता है सूत्र, आप जब समझ लिये सूत्र आपका कौन सा है, लेंस मेकर सूत्र आप जानते हो ना, यही सूत्र से बनेगा 1/में बराबर म्यू माइनस 1। देखिए ऐसे होता है n2 में n1, म्यू भी कह सकते हैं, अब -1 और 1 में r1 माइनस 1 में r2। इसी सूत्र पर सारा मान हम बैठाएंगे। तो 1 में फोकस मांगते, इसका फोकस कितना है बाबू बताओ, एफ है ना। अब देखो n2/n1, n2 मतलब होता है लेंस का अपवर्तनांक, तो लेंस का कितना अपवर्तनांक है 3/2 है। देखो n1 का मान 1 लेंगे हम, तो n2 का मान 3/2। अब बटे में n1, तो n1 का मान कितना है 1 है, -1, ठीक है। और फिर 1 में r1 माइनस 1 में r2। इक्वेशन संख्या फर्स्ट सोच लीजिए। जबकि सेम वर्क हम इधर करें, अगर इसी तरह का वर्क इधर करें तो देखो कितना आएगा। वहां पर फोकस होता है सबसे पहले ना 1 में एफ, तो फोकस का मान कितना इसमें है, इसमें फोकस एफ डब्ल्यू है, बराबर क्या होता है n2/n1, तो n2 वही लेंस है, दोनों में रखा रहा है, तो 3/2 n2 का मान बटे में n1 मांग रहा है, तो n1 मतलब इसका बाहर का, तो बाहर में इसमें पानी है, तो पानी का क्वेश्चन में दे रखा है, पानी का दिया अपवर्तनांक 4/3 दिया है। पानी का कितना दिया है 4/3 दिया है, और -1 कर देते हैं, ठीक है। देखो सूत्र में दिया है -1, फिर ये दिया हुआ है 1 में r1 माइनस 1/r2। देखो 1 में r1 माइनस 1 में r2। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो इस टाइप का जब भी आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। देखिए अब आप ना दोनों समीकरण को केवल भाग दे दीजिए, फिर देखिए आपके सामने एकदम स्थिति साफ हो जाएगी। क्या होगा, समीकरण 1 डिवाइड समीकरण कौन सा 2 करने पर, समीकरण 2 कर रहा है, तो 1 को लिख लेते हैं 1 में एफ ए, 1 में एफ ए बटे में 1 एफ डब्ल्यू लिख देते हैं। 1 में एफ क्या लिखाएगा डब्ल्यू। देखिए तो ये कितना दिया, इसको आप 1 छिपा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, 3/2 -1 हो जाएगा। और ये दिया आपका 1 में r1 माइनस 1 में r2 आपको दे रखा है ना। देखिए बढ़िया समझते चलिए इसको। अब हम लोग इसमें आगे देख रहे हैं, कि इसका वैल्यू हम रख रहे हैं इसमें, तो इसको हल भी करते चलो साथ में, थोड़ा सा हल कर लो। ये उल्टा होगा तो है ना, ये गुना 3 में, इस 3 से गुना होता है, लंगड़ा भिन्न बोलते हैं इसको। कौन भिन्न बोलते हैं, हाँ चलो हंसो मत। 9 में 4 दूनी के 8, -1 हो गया ये, और ये हो गया कितना 1 में r1 माइनस 1 में r2। देखिए अब तुरंत आप लोग लास्ट रिजल्ट तक पहुंचेंगे, या लास्ट रिजल्ट आप जल्दी से चाहे तो
आगे अपने से भी हल कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए इसको हम कटा सकते हैं, और इधर का क्या करें हम, तो 1/f है, 1 तो इसको ऊपर, ये सबसे ऊपर जाता है, यानी कि FW बटे में FA हो जाएगा। और इसका बताओ क्या होगा, 3/2 -1 करोगे तो किसे होगा ये हो जाएगा 3 - 2, यानी कि 1/2 कर सकते हैं। 3 - 2 बट्टा का जोड़ आप समझते हैं ना, अभी ऐसा ऐसा हम कई बार कर चुके ऊपर में। आई देखिए 9, ये ऊपर में जाएगा तो इसके नीचे बट्टा का जोड़ होगा, तो ये 8 - 9, 9 - 8 होगा, तो ये 1/8 बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग बनाते हो ना, तो ये हो जाता है 1/2 गुने 8/1, ये 2 चौके 8, यानी आपका आ गया कितना, 4 आ गया। एक तरह से आपका आ गया 4/1। अब ये और ये आपके लास्ट परिणाम बच रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। FW से 1 से गुना तो FW, और फिर FA से 4 से गुना तो 4FA। तो इस तरह से इतना आपका ये बन रहा है। तो जल्दी से आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके और आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए बढ़िया से। चलिए तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए एक अवतल लेंस को पानी में डुबोने पर यह हो जाता है। देखिए तो क्वेश्चन कैसे दे दिया आपको, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस का ही मन कर रहा है पानी में जाने का, बताइए। हाँ चलो ले चलते हैं इसको हम लोग पानी में। अभी यहाँ पर है ना, तो ये बढ़िया काम करता है, ऐसे काम करता है। इसकी फोकस दूरी कुछ ऐसे होती है, यहाँ पर लगभग ऐसे होती है ना। लेकिन अब ये स्थिति नहीं रहेगी इसकी। अब ये कहाँ जाएगा, पानी में इसको डालेंगे। इसको पानी में जैसे ही डालते हैं हम लोग, इसकी भी वही गति होती है, माने इसकी स्थितियां बदल जाती है। क्या बदलेगा, इसकी जो मोड़ने की क्षमता है ना, पहले इतना मोड़ रहा है प्रकाश को, पहले प्रकाश को ये सीधा रास्ता हो जाएगा, अब इतना मोड़ दे रहा है। लेकिन इसमें जब जाएगा तो उसकी मोड़ने की पावर जो है कम हो जाएगी। अब ये कम मोड़ पाएगा लाइट को। लाइट को अभी क्या करेगा, कम मोड़ेगा, जिसके चलते हम क्या कर सकते हैं, पहले बहुत फैलाता था, अब कम ही फैला पाएगा। यानी कि ये है अधिक अपसारी। ये क्या है, अधिक अपसारी है, अधिक अपसारी है। अधिक कैसे है, इसके तुलना में है, तो ये हो गया कम अपसारी, इसकी क्षमता घट गई, कम अपसारी। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल लेंस को पानी में डूबने पर हो जाता है, तो पानी में क्या हो गया, कम अपसारी हो गया, तो इसको हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर टिक कर रहे हैं, सी को, ठीक ना। थोड़ा नहीं दिख रहा हुआ तो हम इसको रेड कलर से कर देते हैं। देखिए इतना बात ना आप ध्यान रखिए, चाहे वो लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, जैसे ही उसको हम किसी द्रव में डुबोएंगे जिसका अपवर्तनांक अधिक हो इस लेंस के तुलना में, तो उसकी शक्ति घट जाएगी, है ना। उसकी शक्ति क्या होगी, घट जाएगी। शक्ति किसे कहते हैं, किरणों को मोड़ने की क्षमता को शक्ति कहते हैं ना, ये भी एक होता है। तो इसकी शक्ति थोड़ा सा कम हो गया। आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 के बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक द्विउत्तल लेंस, एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो। सोचिए कोई द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल नाम बहुत बदल रहा है, ये उत्तल लेंस ही होता है। द्विउत्तल लेंस मतलब दोनों साइड से समान उत्तर है, इसे यही बोल रहा है। उत्तल लेंस कब बनाता है आभासी प्रतिबिंब, बताओ तुम लोग। उत्तल लेंस आभासी कब बनाता है, जब वस्तु यहां रहता है, जब वस्तु रहता है कहां पर, यह स्थान को हम क्या बोलेंगे, F और O के बीच। ऐसे प्रकाश किरणें उसमें चलती है ना, ऐसे, और एक खींचते थे ऐसे, तो ये आगे नहीं मिलेगा, इसको पीछे बढ़ाते थे, इसको पीछे बढ़ाते हैं अपवर्तित किरणों को, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए कहा है कि द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो। सोचो देखो बताओ कहां पर वस्तु है, ये है ऑब्जेक्ट, ये वस्तु होता है, और ये इमेज होता है। तो वस्तु है F और O के बीच, यानी कि फोकस और लेंस के बीच। तो देखो कौन सा तुम्हारा ऑप्शन सही हो रहा है, फोकस और लेंस के बीच ये है, ये आपका आंसर है ए नंबर ऑप्शन 26 का आपका ये हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर क्वेश्चन अभी आपको मिल रहा है। देखिए तो F नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस को बनाए गए, अभिसारी लेंस द्वारा, यहां द्वारा सब छूटा हुआ है, बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। सुनिए क्या कह रहा है, F नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस, फिर देखिए कितना नाम इसका है, हो इसका नाम तो लगता है कि बहुत सारा, 1 दर्जन नाम इसका होगा, लग रहा है कि इतना लग रहा है, तो खैर ऐसा नहीं होगा। देखिए ये उत्तल लेंस हो गया, F नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस। नाभ्यंतर हम बताएं बाबू आपको तुरंत ही पहले, नाभ्यंतर का मतलब क्या होता है, फोकस होता है। नाभ्यंतर मतलब क्या होता है, इसका फोकस F है, ठीक है। F नाभ्यंतर इसका दिया हुआ है। कोई दिक्कत हो रही है, बहुत देर हो गया आपका।
कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और हो सके तो आप वीडियो को रोक करके आप बाद में भी देख सकते हैं इसको, लेकिन आप रेगुलर देखेंगे तो अच्छा से माइंड में फिट होता है बात। एफ नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस द्वारा बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है इसके द्वारा, यहां पर लिख देते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, बताइए कैसे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो लिखना पड़ेगा हमको के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। क्या चीज कह रहा है, बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी। सोचो न्यूनतम दूरी माने कम से कम, कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, उसी के बारे में सोचो केवल। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब यहां रखते हो तो फोटो यहां पर बनता है, वास्तविक बनता है। और यही स्थिति है तो इनके और इनके बीच की दूरी बतानी है, यहां और यहां के बीच की दूरी बतानी है, ठीक ना। अब कैसी दूरी, न्यूनतम दूरी। तो यहां से यहां के बीच की क्या न्यूनतम दूरी है अभी कि नहीं है। थोड़ा सा वस्तु आगे करो, देख लेते हैं। वस्तु को जैसे तुम ले जाओगे एफ तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर भाग जाएगा। तो वस्तु और अनंत तक की दूरी सोचो, बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। तो कह रहा है कि वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब कब न्यूनतम दूरी पर आते हैं, तो यही स्थिति है न्यूनतम दूरी वाली, इससे अब कम नहीं हो सकता। यही वो ऐसा स्थिति है जब दोनों न्यूनतम दूरी पर है। इसके बीच की दूरी बता दो कितना हुआ, तब इसका फोकस एफ है और कह दिया है कि फोकस एफ है तो इधर भी एफ होगा, और सेम साइज का हो तो इधर भी एफ, यहां भी एफ होगा। तो ये कुल दूरी कितना है, एफ 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 एफ, टोटल दूरी जोड़ लो 1f 2f 3f 4f, कुल मिला के 4f डिस्टेंस हो जाएगा। तो 4f हो जाएगा, यहां दिया है 4f के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको बनाने का और भी मेथड है, परंतु हम ग्राफ विधि से आपको ये बताए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। सोचिए कैसा क्वेश्चन दे दिया हम लोग को। किसी उत्तल लेंस से हो गया, ऊपरी आधा भाग काला कर दिया गया, ऊपर का ना आधा भाग काला कर दिया गया। यानी कि सोचो ऐसे हम लोग सोचे इसके बारे में, मान लो जब काला नहीं किया गया था तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, प्रतिबिंब इसका कैसा बन रहा था, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए ऐसे ये समांतर रहता है तो फोकस से जाता है, ये प्रकाशी केंद्र से जाएगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा। ये O है, ये F है, ये 2F होता है, ये F होता है ना, ये होता है 2F ऐसे। अब सुनिए आपको इसमें दिखाना है जब, तो हम लोग कैसे इसको दिखाएं। और भी प्रतिबिंब बनता है इसमें, इस तरह से प्रतिबिंब बनता है इसमें ऐसे। यहाँ ये जाता है प्रकाश, मात्र 3 ही नहीं बहुत सारे किरणें होती हैं जो फोटो बनाती हैं। समझ लीजिए बहुत सारी किरणें होती हैं जो फोटो बनाती हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस का ना आधा भाग काला कर दीजिए। देखिए नई स्थिति के बारे में सोचिए, इस भाग को ना और काला कर दिया गया, यानी कि यहाँ पेंट मार सकते हैं, एकदम काला रंग से पेंट मार दीजिएगा तो क्या प्रकाश सब चलेगा वहां से, बिल्कुल नहीं चलेगा प्रकाश। जब प्रकाश नहीं जाएगा तो इधर का लाइट रुक जाएगा। इस सब लाइट कहाँ जा रहा है, सब लाइट इसके शीर्ष पर जा रहा है, शीर्ष पर जा रहा है, सब लाइट इसके कहाँ जा रहा है, शीर्ष पर जा रहा है, इसके चोटी पर जा रहा है। तो इधर का लाइट अब नहीं आएगा, अब ना वहां पर केवल ये सब लाइट पहुंचेगा। यानी कि लाइट पहले ढेर आता था परंतु अब कम आ गया, तो कम आ गया लाइट। अब तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लिखा है बड़ा बनेगा, नहीं ऐसा बात नहीं है, छोटा छोटा भी नहीं होगा, वो कम तीव्रता, हाँ चमक उसकी कम हो जाएगी, यानी कि इसकी चमक में कमी आ जाएगी, इसकी चमक में ही केवल कमी आएगी। तो इसीलिए हम लोग इस ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, इसकी तीव्रता कम होगी, ठीक ना, क्योंकि किरणें बहुत कम हो अब जा रही है, लेकिन साइज वही बना है क्योंकि इधर का लेंस काम कर रहा होता है, ठीक ना। तो फोटो उसी साइज का बनेगा, लेकिन वो कम, केवल कम ब्राइटनेस का, जो चमकीलापन है ना वो केवल कम हो जाएगा उसका ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से डॉट डॉट दूरी पर रखना होगा। देखिए समझिए इसको क्या कह रहा है, 20 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया हुआ हो, 20 सेमी दिया हुआ है ना। अभिसारी लेंस मतलब अभी बताएं उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस से वस्तु के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब दुगना आकार का होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। सोचो m का मान ना 2 हो गया यहाँ पर, और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में हो गया 2, इसका मात्रक नहीं होता है आवर्धन का। प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से डॉट डॉट दूरी पर रखना होगा। वस्तु को कहां रखना होगा, यानी कि आपसे यू पूछा जा रहा है,
तो u पूछ रहा है आपसे, तो आप कैसे बना सकते हैं u का मान? u का मान निकालना तो आप लिख सकते हैं m बराबर v बटे में u होता है लेंस में, माइनस में नहीं होता इसमें। तो m ये हो गया आपका माइनस 2 बराबर v बटे में u। तो इसको बनाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो v बराबर हो जाएगा तुम्हारा v बराबर -2u, v बराबर तुम्हारा हो जा रहा है -2u हो जा रहा है। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग इसको v निकल गया, तो हम लोग इसको लेंस सूत्र में रखते हैं। लेंस सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो रखोगे आप लोग, तो f का मान तुम्हारा कितना आ रहा है? f का मान यहाँ पर आ रहा है 20, दिया हुआ है 20, और उत्तल लेंस का फोकस हमेशा प्लस में भी रहता है। तो v का मान यहाँ पर रख देते हैं -2u और -1 बटे में u। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 बटे में 20 बराबर ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो गया 2u एलसीएम, और 2u से 2u कट जाएगा, भाग दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। इस माइनस को ऊपर समझा जाता है, ठीक ना, -1। यही माइनस को ऊपर कर दिया यहाँ पर, ये बीच का माइनस यहाँ पर है। u से u कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 1 से गुना तो 2 होगा। तो ये कितना है तुम्हारा? ये तुम्हारा कितना है बताओ? ये आ रहा है तुम्हारा 1 बटे में 20 बराबर -3 बटा में 2u। तो ये तुम्हारा हो जा रहेगा 2u बराबर, चाहे u बराबर सीधे 20 तिहाई -60 बटे में 2 हो जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट है कितना? -30 कटेगा जब 2 से, तो -30 सेंटीमीटर में रिजल्ट होगा आपका। तो -30 इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप इस सूत्र पर बना सकते हैं इसको। आप ना इसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, f बराबर f बटे में f माइनस u, ठीक ना। इस सूत्र पर भी आप लोग बनाओगे ना, तो ये इतना बड़ा नहीं बल्कि शॉर्ट में बन जाएगा। तो जो भी आएगा वो यही होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें -30 सी नंबर पे दिया हुआ है, इसको हम लोग टिक कर देते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसमें हम लोग ऐसे ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। देखिए 20 सेमी फोकस उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है, डायोप्टर में होती है। हाँ? तो क्षमता पूछ रहा है ना, क्षमता तो अडेप्टर में पूछ रहा है, तो होता है P बराबर सूत्र, जब ये सेमी में हो ना तो 100 बटे में f। अभी तुरंत हम आगे बात किए थे। तो 100 IF का मान आप कितना रखोगे? वो 20 सेमी दिया है, 20 सेमी, और 20 सेमी उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है, प्लस में 20 होता है। तो ये आता है आपका प्लस में 20 25 100 होता है, तो 5 डायप्टर। आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 5 डायप्टर, डायप्टर पहले दे दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर डी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग 5 डायप्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। सोचिए इसको कैसे बनाया। तो 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी पूछ दिया। अब तो हाँ देखो थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसको। P बराबर होता है 100 बटे में F, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें क्या दिया हुआ है, क्षमता ही दे दिया आपको, और 100 बटे में F कर दीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं। 4F बराबर आपका 100 हो गया। तो आप निकालोगे तो F बराबर तुम्हारा आ जाएगा कितना? 100 बटे में 4। आसान क्वेश्चन था ये, बहुत आसान था। हाँ 25 सेमी आया। देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 25 सेमी कहाँ है? 25 सेमी नहीं है, नहीं है। देखो तब मीटर में दिया है ना, इसे मीटर में बदल के देखते हैं। मीटर में बदल के देखते हैं कि आता है कि नहीं। 100 से भाग देना पड़ता है, तो ये 100 से भाग दो 0.25 मीटर हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका सही आंसर मिल रहा है यहाँ पर, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर बन रहा है यहाँ पर। चलिए देख लीजिए बढ़िया से, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें आपको। लेंस की क्षमता का ना एसआई मात्रक पूछ दिया आपसे। तो लेंस की क्षमता का ना एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। अभी तो हम लोग उसे क्वेश्चन कर रहे थे। एसआई मात्रक आपका डायप्टर होता है, ठीक ना। एसआई मात्रक इसका डायप्टर माना गया है, ठीक ना, इसको डायप्टर माना गया है। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। कांच की पट्टी की शक्ति पूछ दिया है। तो हाँ समानांतर सतह मतलब ऐसा चित्र बनाया था, ठीक है, सीधा फ्लैट मतलब है ये। कांच की सतह की पट्टी की शक्ति, शक्ति माने P पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें P पूछ रहा है इसका। तो एक बात और, सबसे शुरुआती के दूसरे क्वेश्चन के आसपास हम लोग समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस निकाले थे। समतल रहने पर फोकस जो होता है वो अनंत होता है, ठीक है। तो क्षमता नहीं पूछा है, तो क्षमता हम निकाल देंगे। P बराबर होता है 100 बटे में F। तो देखो 100, F का मान आप कितना रखोगे? F का मान अनंत रख दो। समतल दर्पण के लिए, समतल में कांच के लिए बात हो रही है। तो 100 रुपया को अनंत में, अनंत मतलब कि 100 रुपया ले लो, अब पूरा 20 में बांट दो, किसी को कुछ नहीं बटाएगा, जीरो पड़ेगा, जीरो पड़ेगा, कोई नहीं लेगा। हाँ तो तुम्हारा आंसर कौन सा हो रहा है?
बी नंबर तुम्हारा सही आंसर हो रहा है। 33 का आपका बी नंबर, कांच की शक्ति शून्य हो जाएगी। तो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्कित लेंसों की शक्ति। ये आप लोग को क्लास में सिद्ध करवाया गया है, आप खुद भी पढ़ोगे बढ़िया से इसको। ये दो संपर्क में लेंस है, दो लेंस है लेकिन दोनों कैसे हैं, संपर्क में स्थित है लेंस। ये संपर्क में स्थित है ऐसे, ये ऐसे है। तो जब दो लेंस संपर्क में रहते हैं ना, जब दो लेंस संपर्क में रहते हैं तो क्या पूछा, इसकी शक्ति पूछा है ना। इसका शक्ति P1 हो, इसका शक्ति P2 हो, तो ये सूत्र होता है, इसमें क्लास में सिद्ध किए हो तो लोग। नेट P बराबर P1 प्लस P2। P होता है दोनों को मिला करके जो नेट लेंस बनेगा, दोनों मिलकर के जो एक ही लेंस के बराबर बिहेव करेगा, उस लेंस की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, P। तो वो P का मान होगा तुम्हारा P1 प्लस P2, है ना। P एक लेंस ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब काल्पनिक लेंस होगा जो इन दोनों के बराबर काम करेगा, ऐसा कुछ मतलब इसको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तब संयोग की फोकस दूरी होती है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो ये पूरे समझते हैं पहले इसको। एफ फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस हैं, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस होता है, ठीक ना। उत्तल लेंस दो गो है, समान फोकस दोनों का है, और संपर्क में देखो, अब संपर्क में है, दोनों का फोकस समान है, ठीक है। तो संयोग की फोकस दूरी, नेट फोकस, वही बात कर रहा है जो अभी शक्ति वाला बताया था आपको। तो ये ऐसे होता है, अभी आपको बताते हैं P बराबर होता है P1 प्लस P2। इसी तरह का ये सूत्र आता है, इस सूत्र से वास्तव में 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इस सूत्र से आता है। तो लोग हल किया होगा सब। चलो इसको हम हल करते हैं क्वेश्चन को। तो f इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, f1 का मान तुम्हारा कितना दे रखा है, f1 का मान, दोनों का मान f और f दे रखा है, ठीक है, f और f दे रखा है। तो आप इसको बनाओगे अगर, तो ये तुम्हारा आएगा 1/, यह जाएगा तुम्हारा 2/में f, जोड़ोगे तो ये 1 1 जुड़ जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो f इक्विवेलेंट से और 2 से गुना, x से f से गुना, तो फाइनल तुम्हारा ऐसे हो जाएगा f इक्विवेलेंट बराबर ये f, जो इसमें 2 आ रहेगा वो नीचे चला जाएगा, f/2। नेट लेंस ना कम फोकस का होगा, कम फोकस का नहीं हो रहा है, वो समझिए कि शक्ति बढ़ जा रहा है। अगर लेंसों की फोकस कम हो जाए तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है बाबू। तो देखिए शक्ति बढ़ जाती है, हाँ। तो f/2 इसमें आ रहा आंसर में, तो f/2 कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए, ये ऑप्शन आपका हुआ। और इस तरह से हम लोग यहाँ तक बनाए आज। तो आप सभी को ये वीडियो हम आपको इस पार्ट तक पहुंचाए हैं, लेकिन आगे का जो सेक्शन है वो जल्द ही देंगे आपको, पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से हम कंप्लीट करा देंगे आपको पूरा प्रकाश की का, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप सभी को ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो एक बार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को वीडियो को बनाने को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। आप ऐसे ही आगे पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद।